अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय नौ सरबाजों ने एक साल के दौरान यानी 2022 के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए अमरीकी शहरियों से 10 अरब डॉलर्स की खतीर रकम लूट ली है। भारत में सरगर्म फ्रॉड ग्रुपों ने जाली कॉल सेंटर्स के ज़रिए ये वारदातें की हैं। कॉल सेंटर्स के जरिए टेक सपोर्ट के नाम पर कस्टमर केयर समेत अमरीकी शहरियों को मोहब्बत के जाल में फंसा जाता है और फिर लूट लिया जाता है। FBI की जानिब से जारी जो डेटा है वो ये बताता है कि 2 साल के अरसे में 3 अरब डॉलर्स की रकम तो सिर्फ अमेरिका के उम्र रसीदा पेंशनर्स ने लूटी है। दुनिया भर में की गई 50% स्कैम कॉल्स जो हैं नाज़रीन, वो कोलकाता से की जाती हैं और अब टेक माहिरीन भारतीय शहर कोलकाता को दुनिया भर में स्कैम कॉल्स का दारुल हुकूमत भी करार दे रहे हैं। और नाज़रीन, अब ये मामला इस कदर संगीन हो चुका है कि FBI ने अपना एक मुस्तकिल नुमाइंदा भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ अमरीकी सिफारतखाने में तैनात कर दिया है, जो फ्रॉड के इन वाक़यात पर भारतीय तहकीकाती एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा। एक जानिब नाज़रीन हम देखते हैं कि भारत दुनिया भर में स्कैमिंग कॉल्स की वजह से बदनाम हो रहा है, तो वहीं भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद नहीं कर रही है। फेक न्यूज़ के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। इन्फो लैब ने कुछ अर्सा कबल इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की थी। आज इसके बारे में आप जानते हैं कि भारत गुज़श्ता 15 साल से फेक न्यूज़ और जाली मालूमात पर मबनी न्यूज़ नेटवर्क चला रहा था और इसके ज़रिए हमारे मुल्क को यानी पाकिस्तान को तनहा करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था। लेकिन भारत की जालसाजियाँ अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होती जा रही हैं। इंडियन स्कैमर्स किस तरह से अमरीकियों के पैसे लूटते चले आए हैं और हुकूमत क्यों उन्हें रोकने में नाकाम दिखाई देती है, इस पर हमारे साथ रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। भारत की एक और कारस्तानी दुनिया के सामने आ गई। अमरीकी विफाकी तफ्तीशी एजेंसी ने अपने ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत से गैरकानूनी कॉल सेंटर चलाने और लोगों को ठगने वाले गिरोहों ने रवां बरस अमरीका के शहरियों से 10 अरब डॉलर से ज्यादा रकम हथिया ली। इसमें सबसे ज्यादा निशाना 60 बरस से जायद उम्र के अफराद को बनाया गया, जिनसे गुज़िश्ता 2 बरसों में 3 अरब डॉलर से ज्यादा लूट लिए गए हैं। FBI की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय नौसरबाजों ने 2022 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 47% ज्यादा रकम अमरीकियों से हथियाई है। 2021 में अमरीकी शहरियों से 6.9 अरब डॉलर लूटे गए थे। FBI जनूबी एशिया के सरबराह का कहना है कि नवंबर 2022 तक FBI की वेबसाइट पर 7.8 लाख शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इस बरस नवंबर तक अमरीकियों से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए ठग लिए गए। अमरीकी शहरियों के साथ इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के वाकयात के मद्देनजर FBI ने नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने में अपना एक खुसूसी नुमाइंदा भी मुकर्रर किया है। भारतीय वजारत दाखिला ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस बात का एतराफ किया कि मुल्क में साइबर जराइम में तेजी से इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि साइबर क्राइम के असली वाकयात कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 2% से भी कम वाकयात में केसेस दर्ज किए जाते हैं। भारत अपने अंदरूनी मामलात हल करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर सरगर्म नजर आ रहा है। हाल ही में FATF के मामलात के हवाले से भी भारत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए भरपूर सिफारती मुहिम चलाई, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब न हो सका। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाली पाक चीन इक्तिसादी राहदारी भी भारत को एक आंख नहीं भाती। उसकी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि किसी तरह ये राहदारी मुकम्मल ना हो सके। भारत हमेशा अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने और हमसाया मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहता है, लेकिन अब इंतहा पसंद सरकार का एक के बाद एक कारनामा दुनिया के सामने खुल कर आ रहा है। बिल्कुल जी, एक के बाद एक कारनामा, और अब की बार जो कारनामा सर अंजाम दिया गया है उसके तहत 10 अरब डॉलर्स की खतीर रकम जो है वो अमरीकियों से लूटी गई है। भारत सरकार इस बारे में अब क्या करने जा रही है और अमरीकी हुकूमत इस पर क्या कर सकती है, ख़ासतौर पर वो अमरीकी क्या कर सकते हैं जिनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है, इसी पे बात करेंगे जी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपकी जो आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। डॉक्टर साहब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले डिसइंफो लैब और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें भारत के हवाले से सामने आ चुकी हैं जो फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए, और अब हम देख रहे हैं कि स्कैम्स के लिए भी भारत के मुख्तलिफ शहरों का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय हुकूमत कहीं ना कहीं हमें इसमें मुलविस भी दिखाई देती है, जाहिर है वो उन लोगों की पुष्टपनाही कर रही होती है। तो अब ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद आपको लगता है कि कुछ इकदाम हो रहे होंगे इन स्कैमर्स के खिलाफ जो भारत में मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से? इससे पहले एक जुमला, वो जुमला ज़रा सा दिलचस्प है कि ये बनिए को बनिया पड़ गया है। पूरी दुनिया के साथ अमेरिका भी यही करता है, और ख़ास तौर पे कमज़ोरों के साथ यही काम भारत ने इंडिया के साथ कर दिया। इसके लिए एक तो ये इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये करप्ट माशरा है भारत का, और भारत का माशरा शुरू दिन से करप्ट है। और आप जो बात कह रही हैं कि हुकूमत कुछ कर रही होगी भारतीय, नहीं, भारतीय हुकूमत उस पर पर्दा डाल रही है, उसकी आदत है। इसके बाद आपने जितनी भी रिपोर्ट्स देखी होगी जो भारतीय ज़राए से आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अमरीकी हुकूमत ने या अमरीकी सरमायाकारों ने और अमरीकी तजारती इदारों ने भारत पे खुफिया यानी गैर कानूनी और फ्रॉड कॉल सेंटर खोल रखे थे। ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है। जिस सोसाइटी में उसकी हुकूमत मुजरिमों की पर्दापोशी करे और उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे वो कर सकती है? वो तो उनके जुर्म को छुपा कर उनके जुर्म में शरीक बन रही है। और ये कोई आज से थोड़ी है, ये तो भारत यानी आज़ादी से पहले भी ये जो हिंदू कांग्रेस थी, इन्होंने अक़लियतों के साथ, दीगर लोगों के साथ हमेशा फ्रॉड किया, उन्हें धोखा दिया। बात कुछ और थी, किया कुछ और। मसलन एक बहुत बड़े रहनुमा हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लोग उन्हें बाप का दर्जा दिया करते थे, उन्होंने तहरीक खिलाफत का यकायक अचानक साथ छोड़ दिया, जबकि वो कहते थे कि मैं मरते दम तक उस वक्त उसका साथ दूंगा। तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि उस वक्त जो बात मैंने कही थी वो उस वक्त दुरुस्त थी, जो मैं अब बात ये कह रहा हूँ वो अब दुरुस्त है। मतलब ये है कि जो चीज़ उनके मफाद में हो वो दुरुस्त है, वो जायज़ है, और जो उनके मफाद में ना हो वो गलत है, और वो उसके खिलाफ बात करेंगे। और आज जो स्कैम सामने आया है, वो स्कैम भी उसी रिवायत में है, और मैं नहीं समझता कि भारतीय हुकूमत कुछ ऐसा करेगी। और जब तक अमेरिका ख़ास तौर पर भारत के दो तरह के इश्क में मुब्तला है, पहला इश्क उसका एक बड़ी मंडी, और दूसरा इश्क उसका स्ट्रेटेजिक, उसके मफादात, जब तक वो उस पर मुब्तला है वो कोई बड़ा अभी तक कार्रवाई करता नज़र नहीं आता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया के सामने भारत नंगा हो गया है, और आलमी बिरादरी के सामने चूँकि वो नंगा हो गया है तो लोग उससे खबरदार भी होंगे, और उसके यहाँ सरमायाकारी करने से बचेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि इनके लोगों के साथ मामला ना किया जाए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब स्टेट जराइम पेशा लोगों के पीछे खड़ी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब भारत का ये जो रूप है ये दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि अपने मफादात की वजह से उसके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए है, ख़ासतौर पर अमेरिका की जानिब से भी, जो आप बात कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि जब ये डिसइंफो लैब और इस तरह की चीज़ें सामने आएँ, और उसके बाद चलिए ये तो एक स्कैम है जो लोगों के साथ हुआ, लोगों की रकूम चली गई, लेकिन किसी मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाना, फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना, जिसके लिए जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उतनी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती है उतनी कुर्बानियों की। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा करना, आपको नहीं लगता कि इस पर तो कम अज़ कम कोई पूछगिछ होनी चाहिए थी? और अगर नहीं हुई है तो फिर पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ कहीं मौसर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए? डिसइंफो लैब की सर मैं बात कर रही हूँ। आप जो बात कर रही हैं, इसका जवाब तो आप दे चुके हैं, लेकिन ज़रा सा अगर हम तारीख में जाएं तो आप ये देखें कि ये जराइम बहुत शुरू से हो रहे हैं। बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो भारतीय जो लीडरशिप थी या कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उनके मुंह से एक कलमा खैर नहीं निकला। मशरकी पंजाब में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो नहीं हुआ। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, जो मशरकी पंजाब में सिखों के साथ इन्होंने किया, तो बुनियादी तौर पर ये एक दहशतगर्द रियासत है जो अपने जराइम को छुपाने के लिए दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम लगाती है। और मौजूदा दौर में जैसे कि आपने कहा कि इन्होंने दुनिया भर में
जाली इस अकाउंट्स बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पे प्रोपोगंडा किया। आप ज़रा तारीख को देखिए या टाइम लाइन को देखिए कि जब जब प्रोपोगंडा हुआ, जब जब पीछे कोई जुर्म का वाक़या था पाकिस्तान के खिलाफ, तो बेसिकली पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि अपना मुकदमा बहुत मजबूत तरीके से अक़वाम आलम के सामने भी पेश करना चाहिए, आलमी बरादरी में भी पेश करना चाहिए, आलमी अदालत में भी पेश करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो उसको बेनकाब करने के ज़राए हैं, उनको बेनकाब करने के साथ साथ वो फोरम मौजूद हैं जिनके ज़रिए उनके ज़िम्मेदारों को मुजरिम करार देकर न सिर्फ ये कि वो उन अकाउंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, उन ममालिक को भी डिफेम किया जाता है, उन पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाबंदियाँ लगनी चाहिए। हमें ये मुकदमा दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। मैं जब ये कहता हूँ कि भारत एक मुजरिमाना मुआशरा है, तो जो गुज़श्ता हफ्ते आप बात कर रही थी कि उन्होंने गरीब ममालिक को खांसी के सिरप जहर आलूद भेजे और उनको मार दिया, दर्जनों लोगों को मार दिया, और रियासती इदारे उस आज भी ये कह रहे हैं कि हमने दुरुस्त किया, वो हमने कोई गलत चीज़ नहीं भेजी। तो कहने का मतलब कि पूरा मुआशरा करप्ट है, ये हुकूमत, ये रियासत करप्ट है, और इसके खिलाफ हमें अपना मुकदमा मुसलसल पेश करते रहना चाहिए, और आदमी बरादरी में जिस जिसका ज़मीर ज़िंदा है और वो उसको न सिर्फ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए बल्कि इस पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए इस सियासत पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम होती हुई देख रहे हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी का मैदान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ और इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे इस तरह से फ्रॉड की खबरें आ रही हैं, स्कैम्स की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जिसका वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। अपनी फिल्म्स के ज़रिए, अपने ड्रामों के ज़रिए वो दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं ना कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। इसका हमारे पास क्या हल है? आपको नहीं लगता है कि हमें भी हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ और मौक़े फ़राहम करने चाहिए? हुकूमती सतह पर ये मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए हुकूमत की जानिब से? आपकी इस तजवीज़ है, आपकी इस तजवीज़ की तायद कि हमें टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत एडवांसमेंट करनी है, अपने बच्चों को इस हुनर से आरास्ता करना है। लेकिन एक काम और भी करना है कि भारत अपने ड्रामे और फिल्म में यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा करेगा, और ये आज की बात नहीं है, ये 70 साल पुराना या 75 साल पुराना झगड़ा है। हमें करना क्या है? हमें करना ये कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इतना ताकतवर बना देना चाहिए, अपने ड्रामे के मीडियम को इतना ताकतवर बना देना चाहिए कि आप दुरुस्त बात कहें, प्रोपोगंडा करने की ज़रूरत नहीं है, और इनके खिलाफ कोई झूठ करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जराइम ही इतने हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारे किसी न किसी वजह से हमारा फिल्म साज हिम्मत नहीं कर पाता, या हमारा जो दूसरा मीडियम है एंटरटेनमेंट का, वहाँ इनिशिएटिव की कमी है। उस इनिशिएटिव के लिए हमें कुछ इक़दामात करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा लिखने वाले भी कम नहीं हैं, बनाने वाले भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को शनाख्त करके उसे हल करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये ऐसा कर लें तो भारत दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल जी, ये जो तजवीज़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर हमने डॉक्टर साहब देखा है कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो बड़ी मुतहरिक दिखाई देती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ख़ुद हमने PTV पर ही PTV हेडक्वार्टर्स में PTV फिल्म्स का भी आगाज़ किया था, PTV फ्लिक्स का भी आगाज़ किया था, जिसमें पूरी एक आर्काइव जो है वो मौजूद है हमारे नाज़रीन के लिए। लेकिन इस तरह के मज़ीद इक़दामात होने चाहिए, और हमें ख़ास तौर पर अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि जिस तरह से भारत उसको गलत मालूमात पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सही मालूमात दुनिया तक पहुँचाने के लिए इस ज़रिए को भी इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब मैं बात करने जा रही हूँ रोहिंग्या मुसलमानों की। बताना मुझे आपको यह है कि रमा साल रोहिंग्या मुसलमान महाजरीन के समंदरी सफ़र से होने वाली जो हलाकतें हैं, उनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये मौलिक तरीन साल साबित हुआ है। रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मुल्क में 5 सालों से नस्ल कुशी का सामना है, और इस वक्त लाखों रोहिंग्या मुसलमान दरबदर हैं। बांग्लादेश में इन महाजरीन का सबसे बड़ा कैंप है, जहाँ 10 लाख रोहिंग्या आबाद हैं, जो कि इंतहाई बुरे हालात में ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं।
تعلیم اور کھانے سمیت ان کیمپس میں بنیادی انسانی حقوق کا خیال تک نہیں رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سرد موسم کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں روہنگیا بہتر زندگی کی تلاش کے لیے دوسرے ممالک کی جانب روانہ ہونے پر مجبور ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسے ہی مہاجرین سے بھری 2 کشتیاں انڈونیشیا کے ساحلی علاقے پر پہنچی تھیں۔ بھوکے، غذائی قلت اور پانی کی کمی کے شکار کئی افراد کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن جب بھارتی حکومت کی بے حسی کی وجہ سے 20 مہاجرین کی جانیں چلی گئیں۔ 25 روز سے مہاجرین کی ایک کشتی بھارتی ساحل پر پھنسی رہی، لیکن کوئی پناہ دینے نہیں پہنچا اور مہاجرین کی کشتی کا رخ دوسرے ملکوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ لاکھوں روہنگیا جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے دخلی اور دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا پناہ گزینوں کا بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی انصاف کی عدالت میانمار حکومت کو نسل کشی کے مرتکب بھی قرار دے چکی ہے، لیکن روہنگیا مسلمانوں کی دادرسی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ میانمار میں ان کے حقوق سمیت محفوظ زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ اس پر اب بھی ایک سوالیہ نشان دکھائی دیتا ہے۔ سوالات اور بھی بہت سارے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی اس رپورٹ کے ذریعے۔ ایک مہینے تک سمندر میں دربدر ہونے کے بعد روہنگیا کے مہاجرین کو انڈونیشیا میں پناہ دے دی گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے مطابق کئی ہفتوں کے تھکا دینے والے سمندری سفر کے بعد انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچنے والے 180 کے قریب روہنگیا پناہ گزینوں کو ہنگامی طبی امداد دی گئی ہے، جنہیں ماہی گیروں نے بچایا تھا۔ 36 مردوں، 31 خواتین اور 107 بچوں پر مشتمل اس گروپ سے پہلے ایک اور کشتی جس میں 57 مزید روہنگیا پناہ گزین سوار تھے، انڈونیشیا کے صوبے آچے کے ساحل پر اترے تھے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق کئی مہاجرین کی صحت بہت خراب تھی۔ بہت سے لوگ پانی کی کمی اور غذائی قلت کا شکار تھے، جنہیں ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ انڈونیشیا کی نیشنل ریفیوجی ٹاسک فورس کے مطابق پناہ گزینوں کو فی الحال مقامی حکومت کی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں ایک ایسے صوبے میں منتقل کیا جائے گا جہاں پہلے ہی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق نومبر کے آخری ہفتے میں بنگلہ دیش میں روہنگیا کمیونٹی کی سب سے بڑی بستی کاکس بازار کے ساحل سے کم از کم 5 کشتیاں کئی سو پناہ گزینوں کو لے کر دوسرے ممالک کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ 154 مہاجرین کو لے جانے والی ایک کشتی کو ویتنام کی ایک آف شور کمپنی نے بچایا اور میانمار کے بحریے کے حوالے کر دیا، جبکہ 104 افراد کو لے جانے والی ایک اور کشتی کو سری لنکا کی بحریے نے 18 دسمبر کو بچایا۔ انجن خرابی کے باعث روہنگیا مہاجرین سے بھری کشتی بھارت کی طرف رخ اختیار کر گئی تھی۔ مہاجرین کی اس کشتی تک بھارتی نفری پہنچی، مگر انہوں نے مشکل میں پھنسے افراد کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہ دی۔ اسی بے حسی کے باعث 20 مہاجرین کی جانیں بھی چلی گئیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور سماجی کارکن کئی ہفتے سے خطے کے ممالک پر زور دے رہے تھے کہ وہ سمندر میں پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کو نکالیں، لیکن مدد کے لیے متعدد اپیلوں کے باوجود کوئی سرکاری امداد نہیں بھیجی گئی۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر انسانی حقوق کے اداروں کو خدشہ ہے کہ 180 مسافروں سے بھری ایک کشتی دسمبر کے اوائل میں سمندر میں ڈوبنے کے بعد وہ تمام مسافر ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق 2017 میں میانمار کی فوج کے وحشیانہ حملوں کے بعد 7.5 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان اپنا ملک چھوڑ کر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچ گئے تھے۔ میانمار کی اس کریک ڈاؤن کو اقوام متحدہ نے نسل کشی کے مترادف قرار دیا تھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے ان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں بے ہنگم اور کھچا کھچ بھرے کیمپوں میں رہائش پذیر ہے، لیکن انہیں یہاں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال نے کچھ لوگوں کو بہتر زندگی کی امید میں سمندری راستے سے خطرناک سفر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ رواں برس روہنگیا مہاجرین کی سمندر میں ہونے والی اموات کے حوالے سے مہلک ترین سال رہا۔ 2022 میں اب تک 2400 کے قریب روہنگیا بنگلہ دیش سے کشتیوں میں سوار ہو کر بہتر زندگی کے لیے نکلے۔ ان میں 200 کے قریب مہاجرین منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔
آپ کا شکریہ سر، آپ ہماری ریکویسٹ پر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ آخر یہ روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا؟ میانمار حکومت سے جب کچھ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے تو انہیں بہت ٹکا سا جواب دے دیا جاتا ہے، معاملہ کچھ ہے، کچھ اور بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ ساری چیز ہو کیوں رہی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں آسما، اگر آپ اس صورتحال کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن فائنڈنگ مشن نے اس کے اوپر ایک رپورٹ دی ہے، پھر ورلڈ بینک نے بھی اس کے اوپر کچھ رپورٹس شیئر کی ہیں انٹرنیشنل کے ساتھ۔ بیسکلی یہ جو روہنگیا مسلمز ہیں ان کو ان کے ریلیجن کی وجہ سے بدھ مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ ان کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، ان کے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو ایتھنک کا نام بھی دیا گیا ہے یا اس کو جینوسائڈ کا بھی ایون نام دیا گیا ہے۔ تو نسل کشی کی بیسکلی یہ اقدامات ہیں، ان کو خوف یہ ہے، یعنی بدھسٹ کو خوف یہ ہے کہ یہ شاید پاپولیشن کی زیادہ ہو جائے گی تو یہ ان کو اوور ویلم کر لیں گے۔ بٹ اس کے ساتھ ایک اور اگر آپ دیکھیں تو بڑا بے ایمانہ سلوک کیا جا رہا ہے روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ۔ فار جو گورنمنٹ آف میانمار ہے وہ بھی ان مسلمانوں کو اپنا سٹیزن شپ دینے سے ان کو انکاری ہیں یا ان کو ایکول اسٹیٹس بھی دینے سے انکاری ہیں، تو یہ رائٹ وائلیشن بیسکلی کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے، خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا نوٹس اس طرح سے نہیں لیا جاتا ہے عالمی برادری کی جانب سے جس طرح باقی ممالک کے اندر اگر ایسی کوئی سچویشن ہو۔ یوکرین ہی کا ابھی کا واقعہ آپ لے لیجئے، ساری دنیا نے آواز اٹھائی، سب نے بولا کہ یہ کوئی بھوری رنگت کے لوگ جو ہیں، معاف کیجیے گا، جو براؤن لوگ ہیں وہ نہیں مارے جا رہے ہیں، اس میں وائٹ پیپل ہیں، سفید لوگ ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، کلرڈ آئیز والے لوگ ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے۔ یعنی وہ اگر کوئی ہمارے خطے سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا کوئی مسلمان ہے تو ان کو اس کی جان جانے سے کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ویکنس ہے، کوئی کمزوری ہے ہماری اپنی، جس کی وجہ سے ہماری جانیں جو ہیں وہ اتنا چلی بھی جائیں تو کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ عالمی برادری کی میں بات کر رہی ہوں سر۔ دیکھیں آسما، اگر آپ اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے کون ہیں۔ فار انسٹنس اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش ان کی کسی حد تک ان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے، یہ ان پناہ گزینوں کو اپنے ہاں پناہ بھی دی ہوئی ہے، 7.5 لاکھ کے قریب پناہ گزین وہاں موجود ہیں، جبکہ جس ایریا میں موجود ہیں یہ 1.3 کلومیٹر کا یہ ایریا جہاں پہ ان کو کیمپ بنا کے ان کو رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ ملیشیا کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو ملیشین بھی ان کو ایسا اپنا نہیں رہے۔ اگر انڈونیشیا کی بات کریں، انڈونیشیا نے بھی حال ہی میں کچھ مہاجرین کو اپنایا ہے، بٹ دا پرابلم اس کہ جب یہ مہاجرین کشتیوں میں انڈونیشیا کا سفر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انڈونیشین میری ٹائمز افیئرز ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیتی ہے، جب تک یہ خود ساحلی علاقوں تک نہیں پہنچے تو یہ ان کو کوئی انڈونیشین گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کری۔ بہرحال اگر آپ خطے کے باقی ممالک کا بھی حال دیکھیں تو ایسا ہی ذبح حالی کا شکار ہے۔ ہاں ایک کنٹری ہے گیمبیا جو ملک کو ویسٹ دیکھ لیں، اگر آپ ویسٹ افریقن کنٹری ہے گیمبیا اس کو دیکھیں تو 2018 میں انہوں نے جینوسائیڈ کنونشن کے ایکٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ اٹھایا تھا، لیکن اس وقت کی جو میانمار کی حکومت تھی وہ آن سان سو کی حکومت تھی، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ یہ روہنگیا کے مسلمانوں نے گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھایا لہٰذا جوابی کارروائی میں ان کو اس بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یعنی انہوں نے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، اور چونکہ آن سان جی بالکل اور دی گئی تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں اس وقت آن سان سوکی کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ڈیموکریسی کا سمبل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی اس جسٹیفیکیشن کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایکسیپٹ کر لیا اور یہ معاملہ دب گیا۔ بہرحال اگر آپ ورلڈ بینک کو دیکھیں تو ورلڈ بینک کی ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق 3 آپشن انہوں نے فراہم کیے تھے۔ ایک یہ کہا کیا تھا کہ $2 بلین آفر کی گئی تھی بنگلہ دیشی گورنمنٹ کو کہ ان روہنگین مسلمز کو انٹیگریٹ کر لیں اپنی پاپولیشن کے اندر۔
दूसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया था वो ये था कि इनको वापस म्यांमार भेज दिया जाए, और म्यांमार की गवर्नमेंट ने 2018 और 2019 में 2 एग्रीमेंट साइन किए थे बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन ये कि इनको किसी थर्ड कंट्री में इनकी सेटलमेंट कर दी जाए, जो कि ये तीनों ऑप्शन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सके। अब जो चौथा अगर ऑप्शन जो मेरे ख्याल से जो इस वक्त इस पूरे प्रॉब्लम का हल बनता है, वो चौथा ऑप्शन है, वो है सिविलियन प्रोटेक्शन के अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल म्यांमार की गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदियां इम्पोज करे और म्यांमार की गवर्नमेंट को कोर्स करे कि आप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रोहिंग्यन मुस्लिम जो उनके अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, उनको अपनाए और अपने यहाँ सेटल करवाए। तो ये मेरे लाइक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आई वुड प्रपोज कि सिविलियन प्रोटेक्शन का जो इशू है उसको इम्प्लीमेंट करके इस इशू को सेटल किया जाए। ठीक है, वरना हम देख तो ये रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने म्यांमार को करार दिया कि उन्होंने नस्ल कुशी की है, उसका मुर्तकब वो हुकूमत हुई है और उसके खिलाफ ज़ाहिर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों को महफूज ज़िंदगी गुजारने का हक़ होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े फैसले के बावजूद कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है हमें। अशफाक अहमद साहब, बहरहाल आपकी तजवीज़ भी सामने आई, आपने इस पर अपना तज्ज़िया शेयर किया, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाज़मतों पर जो पाबंदी है NGOs के अंदर, इस फैसले की शदीद मज़म्मत की है। इन पाबंदियों को इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी की खिलाफ वर्जी भी करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने बयान दिया, उसमें कहा कि इक़दामात तालिबान की जानिब से अफ़गान अवाम के साथ किए गए वादों के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवक्कुआत हैं उनके भी बिल्कुल बरअक्स हैं। सलामती काउंसिल ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की मुकम्मल, मसावी और बामायनी शिरकत पर जोर देते हुए ऐसी पॉलिसियाँ इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की राह में रुकावट करार दे दी हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में ख़वातीन पर पाबंदियों को जल्द ख़त्म किए जाने का मुतालबा किया है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि तालिबान के सख्त इक़दामात के बाद कई दीगर इलाकों की तरह जर्मनी की जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उन्होंने भी अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिला रोक दिया है। यही नहीं बल्कि तालिबान के फैसलों के बाद अब जर्मन हुकूमत भी ये मनसूबा बंदी करती दिखाई दे रही है कि वो हुकूमती सतह पर जारी अफ़गानिस्तान की इमदाद को बिल्कुल मुअत्तल कर दे। अफ़गान रिलीफ और तरक्की के लिए काम करने वाली जो बहुत सारी कौमी और बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ हैं, वो पहले ही मुल्क में ख़वातीन पर लगाई गई पाबंदियों के पेश नज़र अपने ऑपरेशंस यहाँ बंद करने का ऐलान कर चुकी हैं और बहुत सारी तो बंद कर चुकी हैं। ऐसे में अगर हुकूमतें भी इमदादी इंसान जो इंसानी बुनियादों पर इमदाद दी जा रही है वो रोक देती हैं, तो अफ़गानिस्तान में जारी इंसानी बहरान बद से बदतर होता चला जाएगा। अफ़गान तालिबान के फैसले पूरी कौम पर असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अफ़गान हुकूमत अपनी ख़वातीन और बच्चियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ की फरहमी जो है फ़ौरी तौर पर उसको बहाल करे, वरना इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कदगने लगाई जा रही हैं वो तो लगती रहेंगी। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको बताने के साथ ही, लेकिन चूँकि साल जो है वो तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो हम आपके लिए आप ये जो इस वीक के प्रोग्राम्स हैं उसमें ईयर एंडर्स लेकर आ रहे हैं कि इस पूरे साल के अंदर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सेहत है, किस मैदान में क्या क्या अहम चीज़ें हुई हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। बताना हमें आपको आज ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2022 में क्या अहम कामयाबियाँ हासिल की गई, कौन से मुल्कों ने अपने सेटेलाइट स्पेस पर भेजे, तिब की दुनिया में क्या कुछ नया हुआ, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस एक राउंड अप में, इस पैकेज में समोई हैं, आपको दिखा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। ये रेंडर देख लीजिए। अमरीकी खिलाई इदारे नासा के साइंसदानों ने अप्रैल में अब तक का सबसे दूर इनफरादी सितारा दरियाफ्त करने का दावा किया। जमीन से 28 अरब नूरी साल दूरी पर वाक़े ये सितारा नीले रंग का है और इंतहाई गर्म है। अंदाजा है कि इस सितारे का हजम हमारे सूरज से 50 से 100 गुना ज्यादा है, जबकि ये सूरज से लाखों गुना ज्यादा रोशन है। रवां साल जुलाई में नासा ने खिला में भेजी गई महंगी तरीन दूरबीन जेम्स वेब से ली गई पहली रंगीन तस्वीर जारी की, जिसमें 13 अरब साल पुरानी कहकशाओं और सितारों का मंजर देखा गया। ये तस्वीर अभी तक खिला में सबसे दूर का नजारा है। नासा के जेम्स वेब की मदद से नासा कायनात के शुरू होने के राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है।
सितंबर के महीने में अमरीकी खिलाई इदारे नासा का जमीन को सियारचों की टक्कर से महफूज रखने का तारीखी मिशन कामयाब हुआ। इस तजुर्बे का मकसद ये जानना था कि क्या एक खिलाई जहाज की मदद से सियारचे का रुख तब्दील किया जा सकता है। ये जानने के लिए नासा ने अपने एक खिलाई जहाज को जानबूझकर खिला में एक सियारचे से टकरा दिया, जिसके बाद सियारचे ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। जमीन को मुस्तकबिल में खिलाई खतरे से महफूज रखने में इस तजुर्बे को एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया। नवंबर में अमरीकी खिलाई इदारे ने चांद पर 50 साल बाद इंसानी वापसी के लिए आज तक की तारीख का सबसे ताकतवर रॉकेट चांद की जानिब रवाना किया। आर्म्स मिशन नामी तजुर्बे की पहली आजमाइश में कोई मुसाफिर शामिल नहीं था, जो कि 26 दिन चांद के मदार में घूमकर कामयाबी से वापस जमीन पर आ गया। 2024 में भेजी जाने वाली परवाज में खलाबाजों को चांद पर भेजा जाएगा। दिसंबर में नासा ने जमीन के पानी के सर्वे के लिए बैनुल-अक़वामी मिशन का आगाज किया। ये सैटेलाइट जमीन की सतह के 90% से ज्यादा मीठे पानी के ज़खायर और समंदर में पानी की ऊंचाई की पैमाइश करेगा, जिससे मालूम होगा कि समंदर किस तरह मौसमियाती तब्दीली को मुतासिर करता है। दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी झीलों, दरियाओं और आबी ज़खायर को कैसे मुतासिर करती है और जमीन पर बसने वाले इंसान सैलाब जैसी आफत से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। चीन ने रवां साल साइंसी तजुर्बात और सतह जमीन के तफसीली मुशाहिदे के लिए मजमूई तौर पर खिला में 60 से ज्यादा रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च किए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इन सैटेलाइट्स को खिलाई मखलूक की निगरानी समेत खिला के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने, जमीन पर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से जानने समेत दीगर कई मकासद के लिए खिला में भेजा गया। साल 2022 में चीन ने खिला में अपने एक अलहदा स्टेशन की तामीर के लिए तारीखी कदम उठाते हुए अपना अव्वलीन मॉड्यूल खिला की तरफ रवाना कर दिया। नवंबर में चीन ने खिला में अपने खिलाई स्टेशन का आखिरी हिस्सा लॉन्च किया। ये खिलाई स्टेशन अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी खिलाई इदारों के अलावा दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भी कई अहम कारनामे सरअंजाम दिए। अमरीकी निजी खिलाई कंपनी स्पेस एक्स ने 54 मजीद स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ खिलाई मदार में छोड़ दिया है। तेज तरीन इंटरनेट के दावे करने वाली कंपनी स्पेस एक्स ने इसके अलावा 53 के करीब रॉकेट लॉन्च किए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। स्पेस एक्स ने इस साल एक नया दावा किया कि वो इंसान को जल्द चांद पर पहुंचा देगी। नासा 2025 तक इंसान को चांद पर ले जाने का इरादा रखती है, लेकिन एलोन मस्क की कंपनी 2023 में ही इंसानों को चांद पर ले जाने के लिए तैयार है, और ये खिलाबाज नहीं बल्कि आम अफराद होंगे। रवां साल पहली बार एक तारीखी मिशन में जापानी स्टार्टअप का खिलाई मिशन चांद पर रवाना किया गया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चांद की सतह पर रोबोट लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन जापानी कंपनी के तजुर्बे से दीगर ममालिक की चांद पर जाने की ख्वाहिश को एक नई उम्मीद मिली है। मुत्तहिदा अरब अमारात 2022 में चांद पर अपना मिशन भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की खिलाई एजेंसी की जानिब से रवाना किया। खिलाई जहाज अगर कामयाब होता है तो मरीख तक पहुंचने वाला ये किसी भी अरब मुल्क का पहला खिलाई जहाज होगा। 2022 में रोबोट्स, सेहत, आर्ट्स और स्पेस ट्रेवल जैसे कई शोबों में नाम बनाने में मसरूफ रहे। चांद के स्पेस स्टेशन पर रिसर्च के लिए ऐसे रोबोट्स भेजने की तैयारियां हैं जिनका कंट्रोल खलाबाजों के हाथ में होगा। अमेरिका में बाज की एक नस्ल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उल्लू की शक्ल का रोबोट जंगल में छोड़ दिया गया। इटली के जंगलों में पौधों की सेहत पर रिसर्च के लिए भी रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉग स्पोर्ट नामी रोबोट को कंप्यूटर डाटा को सोर्स के करीब रखने के लिए बनाया गया है। इंसानों के हाथों से मुशाबहत रखने वाले रोबोट बनाने की कोशिशें हैं ताकि उनको वसी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। म्यूजिक पर नाचते, स्किंग करते और मरीजों की मदद के लिए भी रोबोट्स बनाए गए हैं। आर्टिस्ट के हाथों की तरह मुजस्मे बनाने के लिए रोबोट्स के इस्तेमाल से मुजस्मा साजों की मुश्किलात कम होंगी, तो वहीं अपने सामने मौजूद चीज की तस्वीरें खींचकर उन्हें महारत से पेंटिंग में तब्दील करती इंसानी शक्ल रखने वाली रोबोट भी रवां साल मंजर-ए-आम पर लाई गई है।
सऊदी अरब में इस वक्त 500 अरब डॉलर्स की लागत से एक नए मुस्तकबिल के शहर न्यूम की तामीर पर काम हो रहा है, जो कि किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। इस शहर में मौसम को कंट्रोल में रखने की टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। रोबोट की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी, जबकि इस शहर में सड़कें भी नहीं बनाई जाएंगी। न्यूम सिटी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को मद्देनजर रखकर तामीर किया जा रहा है। दुनिया में पहली मर्तबा एक अमरीकी शहरी को हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सुअर का दिल लगा दिया गया। 57 साला डेविड बेनेट दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिनमें सुअर का दिल कामयाबी से लगाया गया। अमरीकी शहरी दिल की पैवंदकारी के 2 माह बाद इंतकाल कर गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह आज़ा के मुस्तरद होने की बजाय खराबी सेहत को करार देते हुए ट्रांसप्लांट को कामयाबी करार दिया। साल 2022 में कैंसर के इलाज में एक बड़ी कामयाबी देखी गई, जब अमेरिका में दूसरे और तीसरे स्टेज के कैंसर के मरीजों पर आजमाई गई नई दवा के हैरान कुन नताइज से तमाम रजाकारों का कैंसर खत्म होने का इंकशाफ हुआ। तहकीक के दौरान माहिरीन ने बड़ी आंत के कैंसर के दूसरे और तीसरे स्टेज के 12 मरीजों को माहिरीन ने 6 माह तक हर तीसरे हफ्ते कीमियोथेरेपी जैसे खुराक दी। तमाम रजाकारों के हर तरह के टेस्ट दोबारा किए गए तो मरीजों के जिस्म में कैंसर का नामो निशान भी नहीं था। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने ऐसी कंप्यूटर चिप बनाने का दावा किया है जिसकी मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मुमकिन है जो चल, बोल या देख नहीं सकते। कंपनी ने दिसंबर में ऐलान किया कि 6 माह में इस वायरलेस चिप के इंसानी ट्रायल्स का आगाज कर देगी। रवां साल एक तहकीक में लोगों के खून के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक का इंकशाफ हुआ। माइक्रो प्लास्टिक असल में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि उस वक्त बनते हैं जब बड़े प्लास्टिक के टुकड़े जमीन या समंदर में टूटकर माहौल को आलूदा करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक 80% अफराद के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक का पाए जाना तशवीशनाक है और माइक्रो प्लास्टिक इंसानी खुलियों को नुकसान पहुँचा सकता है। अक्टूबर में दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले नोबेल इनामात के तिब के शोबे में स्वीडन के साइंसदान स्वांते पाबू को इंसानों की इब्तदाई और खत्म हो जाने वाली नस्ल नेंदरथाल का जेन्यूम तरतीब देने पर दिया गया। उनकी दरियाफ्त ने न सिर्फ इब्तदाई इंसानों के बारे में मालूमात दी, बल्कि इसे कोविड वबाई अमराज के दौरान जदीद अद्वियात की तलाश में मदद करने का सेहरा भी दिया। दिसंबर में अमरीकी साइंसदानों ने एटम्स के मिलाप से तवानाई पैदा करने से मुतल्लिक एक तहकीक में बड़ी कामयाबी मिलने का ऐलान करते हुए बताया कि फ्यूजन के तजुर्बात की मदद से पहले से कहीं ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। अहम बात यह है कि यह अमल ग्रीन हाउस गैसों का इखराज नहीं करता है और इसी वजह से माहौलियाती तब्दीली का बाइस नहीं बनता। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस तवानाई को घरों तक पहुंचाने में अभी काफी वक्त दरकार है।